देखो DL से R कैप की तरफ उंगलियों को वहीं से जाए, देन थंब इज इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलरली इनवर्ट और परपेंडिकुलर। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम आवर थर्ड यूनिट which is known as magnetic effects of current and magnetism. And the topic which we are going to complete today is Biot and Savart law. Biot and Savart law टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? Biot and Savart law टॉपिक में हम सीखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में देखा कि ऑस्टेट ने समझाया था कि अगर कहीं पर करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जरूर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में नहीं था। उस फॉर्मूले को बायोट एंड सेवर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑस्टेट की एक्सप्लेनेशन के बाद, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट से उसका एक आइडिया लिया और वहां से एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया है। वो फॉर्मूला क्या है, उसको किस तरीके से समझेंगे, वो सारा कवर अप करना है हमको आज इस लेक्चर नंबर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ को। बायोट सेवर्ट लॉ जो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा करंट कैरिंग कंडक्टर के बहुत छोटे से पार्ट से। कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वो नहीं है आंसर हमारा जो भी आ जाने वाला है। और करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया था वो स्ट्रेट वायर लिया गया था, लेकिन ये वायर या ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो, उसके एक छोटे से पार्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज गिवन बाय बायोट एंड सेवर्ट। तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ को कैसे देखना है, चलिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट है I। तो सपोज ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, और मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सपोज यहां एक पॉइंट है P, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो होगा बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वायर ऑफ दिस कंडक्टर। और वो स्मॉल पोर्शन आप कहीं भी ले सकते हो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां कहीं भी ले सकते हो। तो सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं इसको चलो यहां लगा देता हूं, यहां, और इससे मुझे किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो बायोट सेवर्ट लॉ ये काम हमें कैसे करके देता है, आज वो चीज हम समझने वाले हैं। ये देखिए, दिस इज माई करंट कैरिंग कंडक्टर, लग गया है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर रियल सा फील हो रहा है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से सपोज आई एम हैविंग a point P not very far away from this conductor, यहां पर हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर का कोई स्मॉल पोर्शन ले लो, छोटा पोर्शन, करंट कैरिंग कंडक्टर का एक स्मॉल पोर्शन चलो मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। सपोज दिस इज द वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ये है, this is the direction of current and current flowing in it is I, and we are considering this small portion, ये एक small portion ले लो, this small portion we are considering, okay। ये portion है A से लेकर B तक, नीचे वाला पॉइंट A, ऊपर वाला पॉइंट B, and the direction of current is like this, I current is flowing in it। तो ये इतना portion आपने लिख लिया। Let the length of this small portion is dl, let the length of this small portion is dl। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। Consider a current carrying conductor
carrying current I as shown in the diagram. Carrying current I as shown. Let there be a P point. Yeah, let पहले हम इस लेंथ को बताते हैं. Let there be a very small length of this conductor. Let there be a very small length या infinitesimal length. इसको infinitesimal length भी कह सकते हैं. Let there be a very small length. वो लेंथ है ए बी और उसको हम बोलेंगे डी एल. ए बी इज इक्वल टू डी एल. ड्यू टू विच वी फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल लेंथ की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी तो स्मॉल होगा. सो ड्यू टू विच वी फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड डीबी. डीबी और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी वेक्टर क्वांटिटी. ये क्लियर हो चुका है हमें लास्ट लेक्चर से ही, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही, कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? बी. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई था, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी रहने वाला है इस पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में. ओके, so we find out magnetic field dB. Let there be a very small length AB is equal to dl, due to which we find out magnetic field dB at a point P, at a point P which is at a distance r from the small current element. इसको जो छोटी लेंथ ए बी है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट. फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट, फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट. तो अभी मैंने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया. देखो एक बार ध्यान से देखो. कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी शेप. किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है. लेट देयर बी अ वेरी स्मॉल लेंथ ए बी. ए बी एक वेरी स्मॉल लेंथ है जिसकी लेंथ है डी एल. ड्यू टू विच इसी स्मॉल लेंथ की वजह से, इसी स्मॉल पीस ऑफ द वायर व्हिच इज कैरिंग करंट आई की वजह से हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हो गया डीबी, क्योंकि स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा. This magnetic field we are going to find out at a point P which is at a distance r from the small current element. मतलब यहां से इसका डिस्टेंस r है, यहां से इस P पॉइंट का डिस्टेंस r है. This distance is r. ओके, ये डिस्टेंस r है. तो अभी हमें एक काम और कर लेना है. ये जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है जिस लाइन पर ये आ रहा है, जिस स्ट्रेट लाइन पर ये आ रहा है, स्मॉल लेंथ है ना वो, ए बी इज वेरी स्मॉल लेंथ, तो वेरी स्मॉल लेंथ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट. तो उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो. ये इस लाइन पर, इस लाइन dl इज ऑन दिस लाइन, है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज dl. और यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है? I. तो आई डी एल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं, ये कहलाता है करंट एलिमेंट. इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट. आई डी एल इज नथिंग बट करंट एलिमेंट. दिस इज करंट एलिमेंट आई डी एल. ए बी जो ए बी है दैट इज आई डी एल करंट एलिमेंट. ए बी की लेंथ डी एल है और ए बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई. आई को अगर डी एल से मल्टीप्लाई कर दो, आई डी एल इज नोन एज करंट एलिमेंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity. If it is a vector quantity, then what is its direction? Its direction is same as that of the flow of current. इस current element में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का होता है और करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा. I into dl. यूनिट क्या हो जाएगी? I की यूनिट एम्पियर, dl मतलब लेंथ, मीटर. एम्पियर मीटर इज द SI unit for current element.
This current element is the source of magnetic field at point P. इस पॉइंट को समझो बच्चों, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो? ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है इसकी वजह से कर रहे हो ना, इसकी वजह से कर रहे हो ना, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है इसकी वजह से। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज करंट एलिमेंट। ओके, अब आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड मैं रिप्रेजेंट करूंगा dB से। ये dB फाइंड आउट करना है। तो इस dB के बारे में बायोट-सैवर्ट लॉ ने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो पॉइंट हम वन बाय वन वी आर गोइंग टू मेंशन ओवर हियर। सो यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, यूजिंग बायोट एंड सैवर्ट लॉ, बायोट और सैवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मिलकर काम किया इस पे, तो इसको बोलते हैं बायोट एंड सैवर्ट। यूजिंग बायोट सैवर्ट लॉ, सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड dB is proportional to the current in the conductor. It is proportional to the current in the conductor. Magnetic field is directly proportional to the magnitude of current flowing in the conductor. तो हम कह सकते हैं dB is directly proportional to I, पहला पॉइंट मिल गया। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सेज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। वो कंडक्टर जो आपने स्मॉल कंडक्टर माना है ना AB, उसकी जो भी लेंथ है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज directly proportional to length of the current carrying conductor, length of the current carrying conductor। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो dB है ये करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ कितनी है अभी हमारे dl, because we are considering this amount of conductor only। इतना ही तो कंडक्टर का आपने कंसीडर किया हुआ है, देख लो ये है ना, इससे तो आपने डिफरेंट निकाल लो। सेकंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या बताया? थर्ड पॉइंट में बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि the magnitude of the magnetic field at this point is directly proportional to the sine of the angle। sin थीटा मतलब होने वाला है कुछ यहाँ पर। sine of the angle, कौन सा एंगल? sine of the angle between the direction of the current element and the line joining the current element with the point of observation, ये वाला है। ओके, तो थर्ड पॉइंट, magnetic field is directly proportional to the sine of the angle between direction of current element and the line joining current element with the point of observation।
विद द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है हमारा P। तो वी कैन से दैट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, मतलब साइन थीटा। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ बायोट एंड सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ का तीसरा पॉइंट हमें मिल गया। आगे क्या है बायोट सेवर्ट लॉ में? तो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट में बायोट एंड सेवर्ट लॉ ने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट एलिमेंट जो है हमारा, ठीक है, वहां से जो डिस्टेंस है ना P पॉइंट का R, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। Magnetic field at point P is inversely proportional to square of the distance from the current element. So dB is inversely proportional to R square. This is the fourth point from Biot-Savart law. 1, 2, 3 and 4. ये 4 पॉइंट हो गए, 1, 2, 3 and 4. अब क्या करना है? इनको कंबाइन कर दिया बायोट एंड सेवर्ट ने और एक फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था वो ढूंढा गया। देखिए, combining all the four factors, combining all the factors, तो dB is proportional to I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, sin थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक फॉर्मूला सामने आ रहा है ना, वी आर हैविंग अ फॉर्मूला कि dB इज इक्वल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ऑस्टेड ने भी यही बताया था ना कि करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फॉर्मूला बनता जा रहा है। ऑस्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाओगे डिफ्लेक्शन उतना कम होता चला जाता है, डिफ्लेक्शन कम होता चला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां ऑस्टेड ने, यहां बायोट एंड सेवर्ट ने रिलेशन दी कि इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दूर जाने पे कम होगा, लेकिन किस तरह से कम होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये आगे देखो, ये हमें ऑस्टेड ने इसका आइडिया दिया था, हमें ऑस्टेड ने इसका आइडिया दिया था, ठीक। इसके अलावा वी आर हैविंग टू मोर फैक्टर्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी यहां पर है, थीटा। इस रिलेशन का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर ये करंट कैरिंग एलिमेंट वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इफ करंट कैरिंग conductor is placed in free space, so we have the formula dB is equals to mu naught upon 4 pi, dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is known as Biot and Savart law की मैथमेटिकल फॉर्म। याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और अभी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे, और म्यू नॉट क्या है ये भी बताएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है ये भी बताएंगे। बट अभी क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कंप्लीट हो चुका है, वक्त हो चुका है, इस वीडियो को पॉज करें, नोट्स को कंप्लीट करें, उसके बाद हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, तो इस लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया है।
तो these are the four factors, है ना। ये हमारे पास चारों फैक्टर्स हैं, मैंने यहां पर कर दिए इसको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सबको कंबाइन किया। और अगर मीडियम फ्री स्पेस है, मतलब जहां पर ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जगह फ्री स्पेस या वैक्यूम है, तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, जहां पर म्यू नॉट, where mu naught is known as permeability of free space. Now permeability, word permeability आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था permittivity, है ना। परमिटिविटी यहां पर है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब भी परमिशन से ही है। हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट इस परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि फ्री स्पेस एज अ मीडियम कितनी परमिशन देता है अपने अंदर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के आने की। अगर कोई और मीडियम होगा तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी आप यहां पर लिखोगे। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर ये कंडक्टर है, तो पानी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, तो म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे म्यू वाटर। तो अब वो वैल्यू बताएगी आपको कि पानी के अंदर इस कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पर, सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगने की कितनी परमिशन है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर मीडियम में अलग अलग आने वाली है बिकॉज ऑफ द सेम सेटअप। सेटअप तो वही है, लेकिन मीडियम बदलते रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग होती रहेगी। ओके, तो अगर मीडियम फ्री स्पेस है, then mu naught upon 4 pi is the constant of proportionality. Okay, where mu naught upon 4 pi is constant of proportionality, and the value of mu naught upon 4 pi is 10 to the power minus 7। इसकी वैल्यू है 10 to the power minus 7। और यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट आएंगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नाउ व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला नाम तो सुना होगा आपने, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था निकोला टेस्ला। आजकल टेस्ला कंपनी भी बहुत चल रही है। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला किस तरीके से होती है उसको भी समझाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा आगे वो चीज आएगी। फिलहाल आप अभी याद करो, द एसआई यूनिट फॉर मीटर अपॉन 4 पाई इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे ये यूनिट बनी ध्यान से देखो। आपको इसकी कांस्टेंट की यूनिट चाहिए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखो टेस्ला। यहां पर करंट की यूनिट नीचे जाएगी तो हो जाएगा पर एम्पियर। मीटर स्क्वायर ऊपर और 1 मीटर नीचे, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट बन गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करके देख सकते हो यूनिट आराम से आ रही है। बस आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, ऐसा ही है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे आपने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करी थी ना, 9 into 10 to the power 9, वैसे ही यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 to the power -7। डन। तो ये है आपका बायोट एंड सेवर्ट लॉ। दिस इज बायोट एंड सेवर्ट लॉ। बायोट एंड सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है ये बच्चों। ठीक, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला टॉपिक पूरा का पूरा बायोट एंड सेवर्ट लॉ पे ही डिपेंड करता है। मतलब अगला टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ बायोट एंड सेवर्ट लॉ। कि आप बायोट एंड सेवर्ट लॉ से क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। हमारे सिलेबस में तो एक ही पॉइंट है क्लास 12 में। क्या हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाँ, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहां पर कुछ करना होगा, एंड दैट इज ये जो डिस्टेंस है ना पॉइंट पी का करंट एलिमेंट से, ये डिस्टेंस हमें पता चल रहा है ये वाली लाइन से। इस लाइन पर आप एक यूनिट वेक्टर मार्क करोगे, यूनिट वेक्टर
ये डिस्टेंस r है, तो मैंने इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मार्क कर दिया r कैप। डिस्टेंस ये कितना है r, डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट p इज r, एक यूनिट वेक्टर मार्क कर दिया r कैप। ओके, नाउ इन वेक्टर फॉर्म I can write this formula as dv is equals to mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस r कैप। ध्यान से देखो, I dl क्रॉस r कैप, I dl एक वेक्टर क्वांटिटी है, this is current element, it is a vector quantity, its direction is along the direction of the flow of current, क्रॉस r कैप divided by r square. This is the vector form of Biot-Savart law, again very important, और ये भी आपको याद रहना चाहिए। dl क्रॉस r कैप, आपको याद है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर सीखा था ना, क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन आता है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ये रूल करना सीख लो मेरे साथ बेटा, डायरेक्शन के ऊपर है पूरा चैप्टर, है ना। तो जैसे मैं करूंगा ये राइट हैंड थंब रूल, वैसे आपको भी अपना हाथ घुमाना पड़ेगा, जब भी सीखोगे, करके सीखोगे, देखकर सीख नहीं सकते, सिर्फ देखकर नहीं सीख सकते, देखने के साथ साथ करना भी पड़ेगा। a क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, a क्रॉस b के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो उस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में a और b दोनों वेक्टर्स हैं। तो ये a और b जो दो वेक्टर्स हैं, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगा ऐसे, या परपेंडिकुलरली इनवर्ड जाएगा ऐसे। तो इतना तो पता चल गया कि किस लाइन पे डायरेक्शन आने वाला है। द डायरेक्शन विल बी अलोंग अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, या आप कह सकते हो अपने लिए परपेंडिकुलर टू द पेपर, जिस पेपर पे भी आप काम कर रहे हैं, है ना। अब ये नहीं पता कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा या परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगा, उसके लिए बना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको बताएगा कि ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है या परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाना है, मतलब कर्ल करना है। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, पहला वेक्टर जो पहले लिखा है a इज द फर्स्ट वेक्टर, b इज द सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमाओगे तो अब जिस डायरेक्शन में भी थंब है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। अगर a क्रॉस b इस तरह से होता लाइक दिस, a इधर और b इधर, अब आपकी उंगलियां कैसे घूमेंगी? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तो जब आप उंगलियां घुमाएंगे तो याद रखना आपके राइट हैंड का या तो ये वाला एज इन दोनों वेक्टर्स की तरफ रहेगा या ये वाला एज रहेगा, तभी तो थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दीस टू वेक्टर्स आर, इसके परपेंडिकुलर आएगा तभी तो डायरेक्शन, है ना। क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया ना कि a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है, ध्यान से सुनो, a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहना है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। मींस राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो इस लाइन पे ही रहेगा ना, या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा। तो अब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं है कि थंब की तरह आएगा, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो आपको क्या चेक करना है कि भाई a से b की तरफ सीधा हाथ की उंगलियां घुमाओ। अगर सीधा हाथ की उंगलियां a से b की तरफ ऐसे घूमी तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है a क्रॉस b का डायरेक्शन, और a से b की तरफ ऐसे घूमी तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है a क्रॉस b का डायरेक्शन। और डायरेक्शन को अगर आप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मार्क करोगे तो हम सर्कल के अंदर एक डॉट लगाएंगे, इसका मतलब है a क्रॉस b परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। और अगर आपको इनवर्ड मार्क करना है
तो आप सर्कल के अंदर क्रॉस लगा दो, इसका मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड है इस वेक्टर का डायरेक्शन। ये रूल्स चलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको एक 2 डायमेंशनल सरफेस में, जो आपका पेपर या यहाँ पर ये बोर्ड है, 3 डायमेंशनल चीजें दिखानी है, तो तीसरा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, उसको कैसे मार्क करोगे बताओ? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड वाली लाइन में कैसे बनाऊं? उसका बनाने का तरीका हमने यही निकाला है कि अगर इनवर्ड आपको शो करना है तो क्रॉस लगा देना, आउटवर्ड शो करना है तो डॉट लगा देना एक सर्कल के अंदर। ओके, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इससे रिलेट करेंगे हम dl क्रॉस r कैप को। अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ab sin थीटा होता है तो अब ध्यान से देखो, dl क्रॉस r कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो dl क्रॉस r कैप का मैग्नीट्यूड होगा dl का मैग्नीट्यूड, वो dl ही है, ये लेंथ। r कैप का मैग्नीट्यूड, r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और r कैप और dl के बीच का एंगल तो थीटा है, ऑलरेडी मार्क्ड, ये वाला थीटा, ये वाला पॉइंट, तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो देखो dl क्रॉस r कैप क्या है? dl sin थीटा। चेक करो, क्या मैंने dl sin थीटा की जगह ही dl क्रॉस r कैप लिखा है? यस, एक्जेक्टली। तो इट मींस ये वेक्टर फॉर्म इसी को शो करता है एज मैग्नीट्यूड। ओके, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट एंड सेवर्ट लॉ एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गिवन बाय बायोट एंड सेवर्ट लॉ। यहां से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, नाउ वी विल मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। अब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मार्क करना है, तो कैसे बात करेंगे? dl क्रॉस r कैप, देखो बेटा डायरेक्शन बता रहा हूं आज बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कि आपको अब इसके बाद कभी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्शन। तो आज इस क्लास में सीख लो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर डायरेक्शन बेस्ड है। हर दिन हर लेक्चर में डायरेक्शन की बातें होंगी, हर बार जब भी डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया जाए तो अच्छे से समझना। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अब इस db का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे a क्रॉस b का लिखा है, a क्रॉस b, a से b की तरफ उंगलियां घुमानी है सीधा हाथ की, मतलब dl क्रॉस r कैप, dl से r कैप की तरफ उंगलियां घुमानी है सीधे हाथ की। dl इधर है, r कैप इधर है, dl इज द फर्स्ट वेक्टर, r कैप इज द सेकंड वेक्टर। dl से r कैप की तरफ उंगलियां घुमा दी, थंब इज इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, या आप बोलोगे अपने लिए इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। देखो dl से r कैप की तरफ उंगलियां घुमाई सीधे हाथ, देन थंब इज इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड को कैसे मार्क करना है? क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर चुका हूं, μ/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसका डायरेक्शन भी आ चुका है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो ये चीज मुझे नोन हो गई, क्वेश्चन मार्क मैंने यहां से हटा दिया। ओके, dl क्रॉस r कैप का डायरेक्शन यहां पर आ गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड फॉर दिस डायग्राम। क्या इसको किसी और तरीके से याद कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, db, दिस db is perpendicular to dl as well as db is perpendicular to the line joining current element with the point of observation। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन का डायरेक्शन है r कैप वाला। तो हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा जो लाइन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट एलिमेंट से ज्वाइन करती है। देख लो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इफ दिस इज द लाइन, इफ दिस इज द लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन इस लाइन के तो 90 डिग्री पर ही हो गया ना। दिस इज द लाइन और इसका इनवर्ड डायरेक्शन, तो इस लाइन से 90 डिग्री पर ही हो गया ना। ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से तो हमेशा 90 डिग्री पर होगा जो लाइन
करंट एलिमेंट को P पॉइंट से ज्वाइन करती है। ये पॉइंट हर बार काम आएगा जब भी आप कोई भी डायरेक्शन बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू एनी टाइप ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। ओके, दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। डीएल मतलब आईडीएल, एक्चुअली ये पूरा क्या है, आईडीएल, और आईडीएल का डायरेक्शन क्या है, जो करंट का डायरेक्शन है। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, जो करंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से भी 90 डिग्री पर होता है। ये दो पॉइंट अगर तुम्हें याद है, तुम कभी भी किसी भी डायग्राम में किसी भी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गलत मार्क नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। समझ में आ गए, वेल एंड गुड। समझ में नहीं आए, वीडियो को रिवाइंड करके इतना पार्ट दोबारा सुनिए, आपको समझ में आएगा। और यही तो बेनिफिट है वीडियो क्लासेस का, आप इसको बार बार अपनी इसके अकॉर्डिंग सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बच्चों ये हो गया बायोट एंड सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, और ये हो गया बायोट एंड सेवर्ट लॉ से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला। और हमने अपना लेक्चर आज का कर लिया है फिनिश। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बायोट सेवर्ट लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब लॉ से कंपेयर कर सकते हैं, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूं। बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है वो हमने फिनिश कर लिया है, बट एक कंपैरिजन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी के अभी। तो ये सब चीजें यहां पर बायोट एंड सेवर्ट लॉ से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगी। अभी आप वीडियो को पॉज करके ये इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने ये भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ की कूलम्ब्स लॉ के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है, सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि कूलम्ब्स लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। चलो मैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला भी लिख देता हूं ना। एक पॉइंट चार्ज वाला, अगर ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर, सपोज r डिस्टेंस यहां r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, ठीक है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, मतलब होगा इसी लाइन पर जिस लाइन पर आप r लिखते हो, ठीक। सबसे पहली सिमिलैरिटी चेक करते हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि दोनों के फॉर्मूले में 1/r² आता है। चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में भी 1/r² आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में भी 1/r² आता है। मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है, ठीक। मतलब दोनों ही जैसे जैसे सोर्स से दूर जाओगे दोनों ही फील्ड कम होते चले जाते हैं। दोनों का ग्राफ ये है, कह सकते हो, कोई सा भी फील्ड हो ऐसे डिस्टेंस के साथ ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा, ओके। तो पहली सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंसेस में क्या चेक करना है, डिफरेंसेस देखो, डिफरेंसेस पहला डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो सोर्स के रेस्पेक्ट में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, और चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। लेकिन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर वो क्या है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब आईडीएल, और वो क्या है यहां पर, करंट एलिमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला डिफरेंस, ठीक। एक सिमिलरिटी हो गई, एक डिफरेंस हो गया। नाउ दूसरा, थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब फर्स्ट हो गया पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो हम क्या कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम ये बता सकते हैं यहां पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग द सोर्स विद द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अलोंग होता है, या तो
अवे फ्रॉम द सोर्स होगा या टुवर्ड्स द सोर्स होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो आर कैप वाला ही डायरेक्शन होगा या आर कैप से अपोजिट होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं अलोंग आर कैप होगा या अपोजिट टू आर कैप होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड पॉइंट पी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आर कैप से परपेंडिकुलर आ रहा है। हमेशा देखो आर कैप ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हमेशा आर कैप से परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर टू आर कैप। अगेन दिस इज अ डिफरेंस, एक पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है ऑन साइन ऑफ द एंगल between the direction of current and line joining the point P with the current element। मतलब इसके अंदर एक डायरेक्शनल कंपोनेंट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर पॉइंट P यहां की जगह यहां बनाओगे, डिस्टेंस आप सेम रख लो, R ये था R ये रख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा इस वाले पॉइंट P पर भी और इस P डैश पर भी। बट अगर मैंने इस P पॉइंट को यहां की जगह यहां बना दिया, भले ही डिस्टेंस में सेम रखूं R, लेकिन एंगल तो चेंज हो जाएगा। तो अब इस P डैश पॉइंट पर dB की वैल्यू कुछ और आएगी, dB डैश। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज होता है, कीपिंग द डिस्टेंस सेम फ्रॉम द सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। बट जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे फ्रॉम द सोर्स, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपके 4 पॉइंट है, जिनमें से एक पॉइंट सिमिलरिटी वाला मैंने आपको बता दिया और बाकी के 3 पॉइंट डिफरेंसेस वाले मैंने आपको काउंट करा दिए। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना ही है। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे एंड होप कि आपको आज की सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई है। कुछ डायरेक्शंस को लेकर जरूरी बातें बताएंगे जो इस चैप्टर में आगे भी काम आने वाली है, वो भी आपके माइंड में बैठ गई होंगी। इन सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।